कहानी एक ऐसे घर से जहां शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो। एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है? शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते। हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है। ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की? पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई, या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। खैर, हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना, कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो, जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ? करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी।
ये प्रॉपर्टी का केस जीता। सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ, फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी ही लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से। पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगी, उस हाथ कार ले लेंगी। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शंस समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे। ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए। तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है? शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है।
जहां दूसरी गाड़ियां भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल। अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पांव गलती से एक्सीलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी। ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहां मैनेजर भी आ जाता है। पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से छुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है और मैनेजर हाथ जोड़कर माफी दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका? माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोल लूं। घर का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा। अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगे। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन, अरे राकेश की माँ, सुनती हो? कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी, कहाँ हो? भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है, आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती हैं और वो भी हंसती हुई। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने, बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी? अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा? अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को, तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए। अब क्या किया जाए? तभी घर में एक महिला आती है। जी वो सुना है आप लोगों की यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी, आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी। वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं? पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई ही नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या? मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ क्यों खाए? आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता।
चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी? वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे, इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाल बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्यों? पेट ही तो खराब है ना। हाँ, तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स, जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए मैं आप लोगों को पैकेज समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए! इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की सेहत के साथ में सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो टेक अ चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो। ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ, पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है।
मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहासुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूं कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहां आ जाती हैं। Oh, hi, darling. How are you? OMG, we missed you so much. I missed you too, darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखना है तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है।